जय हिंद दोस्तों। एसकेएस लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एग्ज़ाम का कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। और ये क्वेश्चन जो है साल दर साल या हर जो भी आपका ये पे कमीशन आता है, 6 पे कमीशन आया, 7 पे कमीशन आया, उसके अंदर भी रेस किया गया कि चाइल्ड केयर लीव किसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी जो चाइल्ड केयर लीव मिलती है उसका सिनेरियो देखेंगे। और मोस्टली जो मिलता है अभी चाइल्ड केयर लीव वो फीमेल्स को मिलता है। तो फीमेल्स को ही सिर्फ मिलना क्या उनके लिए बेनिफिशियल है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम जिक्र करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ आगे फर्दर प्रोग्रेस हो सकती है। कुछ सजेशन जो मेरी तरफ से जो मुझे समझ में आता है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। बाकी जो पर्पज़ है इसका कि आप लोग इस टॉपिक के बारे में, इसके बारे में सोचें, और गवर्नमेंट अगर उनके पास ये बात पहुंचती है तो वो भी इसके बारे में सोचें। ये इतना उद्देश्य है, यानी अवेयरनेस स्प्रेड करना और इसके बारे में सोचना, ताकि सब लोग सोच सकें। इसलिए ये इस पर्पज़ से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्योंकि हम सर्विस रूल्स भी देखेंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हेल्प करेगा। कुछ हम 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन की बात करेंगे तो वो भी आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसके रिकमेंडेशन कैसे आप एग्जामिन कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेकिन बेसिकली पर्पज़ यही है कि चाइल्ड केयर लीव क्या मेल्स तक भी एक्सटेंड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्लेमर मैंने बता दिया कि ये एक एजुकेशनल और अवेयरनेस वीडियो है। इसको जो है दूसरे सेंस में नहीं लिया जाना चाहिए। और दूसरा, ये जो ओपिनियन यहाँ पे जो भी किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, आपकी बनेगी ओपिनियन या मेरी ओपिनियन बन रही है, वो इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे है जिसको मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स और इसके अलावा दूसरे होंगे उसके बेसिस पे ये ओपिनियन चेंज भी हो सकती है। तो ये जो ओपिनियन है या सजेशन है ये अल्टीमेट नहीं है, सबसे फाइनल नहीं है। इसके बाद जो डेवलपमेंट्स होंगी या जो चीज़ें छूट गई हैं उसको आप सब ऐड करके कमेंट में बता सकते हैं, या आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में वो भी आप अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली होल पर्पस ये है कि इसके बारे में हम एक डिस्कोर्स एनालिसिस कर सकें। डिस्कोर्स एनालिसिस का मतलब होता है किसी टॉपिक के बारे में मंथन कर सकें। ठीक है, तो उसी पर्पस से आज हम करेंगे। और वैसे भी आप लोग जो सिलेबस का टॉपिक पढ़ पढ़ के बोर हो गए होंगे तो ये मुझे लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और साथ के साथ कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। और किस तरीके से देखेंगे, अगर किसी टॉपिक को हमें एग्जामिन करना है तो उसको किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको सीखने को मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो मेन क्वेश्चंस जो हम डिस्कशन में यहाँ पे ला रहे हैं, पहले वाई चाइल्ड केयर लीव ओनली फॉर वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो जो वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है सिर्फ उनके लिए ही चाइल्ड केयर लीव जनरली क्यों है? अब जो सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको भी मिलती है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर जो संख्या है वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा, और उन्हीं को ही अभी चाइल्ड केयर लीव मिलती है। वेदर सीसीएल ओनली फॉर वुमेन एम्प्लॉय बेनिफिट दैम मोर देन द सिनारियो व्हेन इट विल बी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो जिस सिनारियो के अंदर मेल और फीमेल दोनों को अगर ये सीसीएल दे दी जाए, अगर अमाउंट ऑफ सीसीएल जो 760 के आसपास मिलती है, 365 730, सॉरी 730 के आसपास मिलती है, तो वो अगर दोनों में स्प्लिट कर दी जाए तो उस सिनेरियो में क्या बेनिफिशियल रहेगा, या अभी अगर टोटल एक ही वुमेन एम्प्लॉय को दे दी जाती है तो वो बेनिफिशियल है? तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम करेंगे लास्ट में। शुड सीसीएल बी फॉर बोथ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेल और फीमेल? तो सीसीएल क्या दोनों के लिए होना चाहिए? तो ये जो 3 क्वेश्चन है इसके बारे में बेसिकली हमारा फोकस रहेगा। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, या इसके बारे में हम डिस्कशन को केंद्रित करेंगे, उसकी तरफ सेंटर्ड करेंगे। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जो ये चाइल्ड केयर लीव आया था वो 6 पे कमीशन में आया था। ठीक है, तो आज इसको सर्च किया मैंने 6 पे कमीशन में। 6 पे कमीशन की अगर ये चैप्टर 4.7 देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन है, फिर व्यूज़ क्या थे प्रीवियस कमीशंस के वो बताया गया, डिमांड क्या है स्टाफ साइड से वो बताया गया, फिर पोजीशन क्या है दूसरी कंट्रीज के अंदर यानी फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या पोजीशन है उसके बारे में बताया गया, और फिर रिकमेंडेशन क्या है उसके बारे में ये बताया गया। तो इसको यहाँ से मैंने कॉपी करके बस यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे कॉपी कर लिया है। यहाँ से मैं आपको बताऊंगा उन्हीं सारे प्रोविजंस को जो उसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो वुमेन की एक तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट वुमेन है जो वर्किंग है वो सिर्फ बहुत ही कम उनकी परसेंटेज है, 7.53। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज कम है इसको इन्हेंस करने की भी ज़रूरत है, और इसलिए अगर हम जितना सपोर्ट करेंगे वुमेन एम्प्लॉयज़ को उतना ही उनकी परसेंटेज भी बढ़ेगी। तो यानी हमें वर्क इन्वायरमेंट को वुमेन फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही बताया कि ये एक डाटा है जिसके अंदर बताया कि 7.53
जो लाख यानी 2.92 लाख हो गया टोटल, इतने जो है वुमेन एम्प्लॉयज सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं एज पर द सेंसस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2001। ठीक है, इस सेंसस के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं। जो मेन व्यूज ऑफ प्रीवियस पे कमीशन, जो पुराने पे कमीशन आए थे उसमें क्या व्यूज थे उसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि वुमेन कंडीशंस को, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। इसके अंदर रेजिडेंशियल एकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी, फ्लेक्सी टाइम एंड फ्लेक्सी प्लेस। तो फ्लेक्सिबल टाइम और फ्लेक्सिबल प्लेस का भी कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। वर्किंग हाफ टाइम, जब इस तरीके का चाइल्ड उनके यंग है, अगर वर्किंग वुमेन का चाइल्ड जो है, बच्चा जो है छोटा है, तो हाफ टाइम वर्किंग का भी कंसेप्ट जो है उन्होंने ऑप्शन में बताया। तो मेन जो है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। चाइल्ड केयर लीव के बारे में क्या बताया। तो चाइल्ड केयर लीव जो दूसरी कंट्रीज में प्रोविजंस है उसके बारे में ये बताया कि कई देशों में क्या है, चाइल्ड केयर लीव दी जाती है और उसको दोनों पेरेंट्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसके अंदर देखेंगे कि ए नंबर ऑफ कंट्रीज हैव प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू वर्किंग वुमेन्स बाय एदर प्रोवाइडिंग फॉर लॉन्ग मैटरनिटी लीव और डे केयर सेंटर्स, स्टैगर्ड वर्किंग आवर्स और स्टार्ट फिनिश वर्क अर्ली और लेट, रेस्ट्रिक्टिंग ओवर टाइम, लेट नाइट शिफ्टिंग, और जो लास्ट में बताया कि चाइल्ड केयर लीव विच कैन बी डिवाइडेड इनटू पीरियड्स फॉर बोथ पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड अल्टरनेटिवली। तो यहाँ पे बताया कि जो अदर कंट्रीज हैं, तो अदर कंट्रीज में एक तो नाम जापान का लिया गया और एक नीदरलैंड का नाम लिया गया। बोले कि अदर कंट्रीज में ऐसी फैसिलिटी है कि अल्टरनेटली जो है पेरेंट्स बच्चे की केयर कर सकते हैं और वहाँ पे ऐसा प्रोविजन है। तो इसलिए फिर वहाँ पे इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 6th पे कमीशन के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पे वहाँ पे तो जो बाहर कंट्रीज है उसके अंदर अल्टरनेटिवली ये प्रोविजन है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है अभी फिलहाल के लिए जब ये 6th पे कमीशन आया तो उन्होंने इंट्रोड्यूस सिर्फ फीमेल के लिए किया था। तो उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में ये बोला, द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर leave exist in countries like Japan and Netherlands, where women employees are allowed leave to look after their needs of their children. A similar facility needs to be extended in central government as it will facilitate women employees to take care of their children at the time of need. तो बेसिकली उन्होंने जो रेफरेंस दिया था उसके अंदर तो ये बोला कि जापान और नीदरलैंड में इस तरीके का कंसेप्ट है जहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, लेकिन बेसिकली क्या है वहाँ पे पेरेंट्स केयर का कंसेप्ट है कि दोनों पेरेंट्स को दिया जाता है। लेकिन फिर भी बहरहाल क्या होता है कि आपको इनिशिएट करने के लिए, कोई चीज़ नई लाने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो लेकिन ये एक अच्छा स्टेप था कि वुमेन्स के लिए इस फैसिलिटी को लाया गया। तो इनिशियली 730 डेज यानी 365 प्लस 365 लगभग 2 साल हो गया, यानी आपका तो 2 साल के लिए 730 डेज के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये था इसका स्टार्टिंग में 6th पे कमीशन में जब ये पहली बार आया, उसके बाद नोटिफिकेशन आया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद 7th पे कमीशन में इसका जो मेंशन होता है उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो 7th पे कमीशन का रिपोर्ट से ही देख लेते हैं हम इसको। तो ये चैप्टर 9.2 है, हॉलीडेज एंड लीव। तो इसका अगर हम यहाँ पे बात करें चाइल्ड केयर लीव की, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका एक जो लाइन मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा, देर आर सेवरल डिमांड्स रिलेटिंग टू CCL विच इंक्लूड्स कन्वर्टिंग द सेम इनटू फैमिली केयर लीव। तो यहाँ पे भी 7th पे कमीशन से पहले भी ये डिमांड थी कि इसको चाइल्ड केयर लीव की बजाय फैमिली केयर लीव बोलना चाहिए। और फैमिली केयर लीव का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों पेरेंट्स को देना चाहिए। एक्सटेंडिंग द फैसिलिटी टू मेल पेरेंट्स एंड मैनी रिप्रेजेंटेशन स्टेटिंग इज स्ट्रेसिंग दैट इट शुड बी एक्सटेंडेड एटलीस्ट टू सिंगल मेल पेरेंट। और ये तो बोला गया कि कम से कम और नहीं तो एक सिंगल मेल पेरेंट को तो देना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन आई, तो इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये कमीशन ने क्या किया, इसको एक्सटेंड करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी कि इसको सिंगल मेल पेरेंट्स के लिए भी रिकमेंड करना चाहिए। तो उसके बाद रिकमेंडेशन को फॉलो करते हुए 7th पे कमीशन के बाद जो सिंगल मेल पेरेंट्स था उनके लिए भी ये फैसिलिटी आ गई। इसके साथ साथ यहाँ 7th पे कमीशन में उन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि कुछ लोग मिसयूज़ कर रहे हैं CCL का और एक रेगुलर रूटीन बना लिया CCL लेना, तो उन्होंने बोला कि भी इसके स्पेल को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। और पहले 365 डेज के लिए तो 100% सैलरी मिलेगी, लेकिन जो नेक्स्ट 365 डेज होंगे, सेकंड ईयर होगा, उसके अंदर 80% ही सैलरी मिलेगी। तो बहुत ही वैलिड यानी यहाँ पे पॉइंट बताया गया और ये रियलिटी है कि मिसयूज़ भी किया जाता है कई लोगों द्वारा। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। अब बात होगी कि इतनी फैसिलिटी तो मिल गई और कहीं ना कहीं जो वुमेन्स के पास ये राइट था सिर्फ CCL लेने का, रूल था जिसके अकॉर्डिंग वो सिंगल पेरेंट के पास जो मेल है उसके पास भी चला गया। लेकिन अभी भी दिल्ली जो लगती है दूर है,
और अभी इसके बाद भी क्या ज़रूरत है कि इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करने के लिए क्यों ज़रूरत है, वो अभी मैं आपको दूसरे देश में क्या हो रहा है उसके हिसाब से बताऊंगा। उसके बाद यानी आपका ये 7th पे कमीशन के बाद ये जो आपके रूल्स बने हैं, आपका CCS लीव रूल है, उसके अंदर चेंजेस लाए गए। और ये देखेंगे कि 2011 में जो आया उसके बाद ये 43C को ऐड किया गया, क्योंकि ये मैटरनिटी के बाद शायद ये रूल को इंसर्ट किया गया है। तो इसके अंदर वही बताया गया कि भी चाइल्ड केयर के लिए 730 डेज जो है, पहले बताया गया कि फीमेल को मिलेगा, फिर बाद में और एडिशन करते हुए ये चेंजेस जो 7th पे कमीशन के बाद चेंजेस है, नोटिफिकेशन आया DOPT का, और उसने यहाँ पे सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बाकी इसके यहाँ पे जो भी रूल्स हैं 43C के अंदर वो सब बता रखा है कि पूरा टोटल पीरियड कितना होगा, कितने स्पेल में मिल सकता है, किस किस को मिल सकता है। और जनरली वही कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट या सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। और ये जो है यहाँ से आपका लीव रूल का जो प्रोविजन है, यहाँ से इसको मैंने वहाँ पे पिक किया है। तो आज के टाइम पे DOPT की साइट पे लीव रूल जो है 1972 ये अपडेटेड फॉर्म में है, और ये DOPT ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि इसको अपडेट कर दिया है, और बाकायदा कि किस नोटिफिकेशन से चेंजेस लाए गए ये लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल काम है, तो जिसके लिए आप सबको एक फ़ायदा भी होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए जब तैयारी करते हैं तो इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और इसको मैं शेयर भी कर दूंगा, जब मैं इस वीडियो को डालूंगा तो लिंक में या उसका ड्राइव में इसको डाल के मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ताकि आप रेफ़र कर सकें ये रिपोर्ट की, कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको भी, और इसको भी, इस लीव रूल के पोर्शन को भी। ठीक है, तो आगे जो हम चर्चा यानी करने वाले हैं कि ये सब चीज़ें तो दी हुई है, अब इसको डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं। तो जापान की अगर हम बात करें, जिसका रेफरेंस हमारे 6th पे कमीशन में भी आया था, कि जापान में अब क्या है, अक्टूबर 13 2021 से वहाँ पे क्या डेवलपमेंट आया, उसने ये किया कि जापान एक्सपेंड्स चाइल्ड केयर लीव एंटाइटलमेंट, उसने चाइल्ड केयर लीव के एंटाइटलमेंट को बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया है, जो पैटर्निटी लीव यहाँ पे मिलती है 2 हफ्ते की, 15 दिन की, वो वहाँ पे 4 वीक की है। ठीक है, और इसको चाहे तो वहाँ पे वो सिंगल पीरियड में ले सकते हैं एक साथ, या 2 पीरियड में 2 स्पेल में ले सकते हैं। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयर्स आल्सो मस्ट टेक मेजर्स टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू अप्लाई फॉर एंड टेक चाइल्ड केयर लीव। और इतना ही नहीं, वहाँ पे ये भी बोला गया है जापान के अंदर कि वो एनकरेज करें एम्प्लॉयर जो भी हैं, पेरेंट्स कैन टेक केयर लीव इन 2 लीव पीरियड्स आफ्टर देयर चाइल्ड रीचेज इट फर्स्ट बर्थडे। तो जो पेरेंट्स है वहाँ पे, यहाँ पे मेल या फीमेल की बात नहीं कर रहे, वहाँ पे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कंसेप्ट क्या है कि दोनों को मिलेगा, तो चाइल्ड केयर लीव जो अगर मिलेगी तो वहाँ पे दोनों को मिलती है, ये ऐसा बताया गया। और इनफैक्ट वहाँ पे तो प्राइवेट कंपनीज में भी बताया गया, कुछ कंडीशन है कि 300 एम्प्लॉयज़ अगर ज़्यादा है और 1000 तक है तो वहाँ पे जो है उनको चाइल्ड केयर लीव की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। तो ये सारे डेवलपमेंट जो है दूसरे देशों में हो रहा है, जहाँ पे पेरेंट्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन था बेसिकली कि क्या चाइल्ड केयर लीव सिर्फ वुमेन्स को मिलना चाहिए, और दूसरा क्वेश्चन था क्या इससे बेनिफिट हो रहा है उनको, अगर हम मेल फीमेल दोनों को दे दें तो क्या उससे नुकसान होगा कुछ या बेनिफिट होगा। तो उस क्वेश्चन के बारे में हम दोबारा से आ जाते हैं। तो मेरा जो ऊपर ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इनसे रेफरेंस निकलता है कि एट प्रेजेंट प्रोविजन आर सच दैट CCL कैन ओनली बी अवेल्ड बाय फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट और सिंगल मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये हमने समझ लिया कि ये यहाँ पे रूल्स क्या बताता है, रूल्स या प्रोविजन ये बताता है कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलेगा, या मेल जो है अगर सिंगल है तो मिलेगा, यानी डाइवर्सी है, विडोअर है, कुछ भी है तो इस तरीके उस केस में नहीं लगेगा। तो टेक्निकली अगर इन सिचुएशन को देखें जिनको मेरे माइंड में आ रही थी या कुछ लोगों से डिस्कस किया तो तब माइंड में आई कि अगर कोई मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हमने मान लिया, उसकी वाइफ जो है बेड रिडन है किसी वजह से भी, और बहुत लंबे समय तक वो बेड रिडन है, तो क्या उस केस में बच्चे की केयर करने के लिए उस मेल को चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलनी चाहिए? अभी तो टेक्निकली उसे नहीं मिलेगा, जो CCL है उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रोविजन के हिसाब से टेक्निकली नहीं मिलेगा उसको। तो क्या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अगर वाइफ मान लो किसी की कॉमा में है, एक तो बर्डन उसके पास ये कि उसको अपनी वाइफ को केयर करना है, उसके साथ साथ अगर छोटा बच्चा भी है तो उसकी भी केयर करनी, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन केसेस में क्या एक्सटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ये जो CCL है सिर्फ वुमेन के लिए होना चाहिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की ज़रूरत है, और इसके ऊपर सोचने की बहुत ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ क्वेश्चन पहली बार अराइज हो रहा है, ये मैंने जैसा कि दिखाया 6th पे कमीशन में भी इसकी बात की गई है, 7th पे कमीशन में भी इसका रेफरेंस है कि भाई कई बार ये इस तरीके का डिमांड आया है। तो ऑब्वियसली इस डिमांड के बारे में सबको पता है, और यहाँ इनफैक्ट 6th पे कमीशन में तो यहाँ पे
बता भी रखा था कि जापान के अंदर यहाँ पे इस तरीके का कंसेप्ट है जहाँ पे दोनों पेरेंट्स को दिया जाता है। तो ऑलरेडी इसके अंदर जो है रेफरेंस में मैंने ये आपको शो ही कर दिया था। तो इस तरह के सिचुएशन जहाँ पे जैसे वाइफ है मेंटली जो है वो सीरियस किसी इलनेस से ग्रसित है, या कोई दूसरा रीज़न भी मान लिया XYZ कोई भी रीज़न हो जिसके अंदर जो वाइफ है वो टेक केयर नहीं कर सकती, ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है किसी की वाइफ जो इतनी पढ़ी लिखी ना हो जिसकी वजह से वो उसको उतना ध्यान रख सके जितना कि हस्बैंड रख सके। तो इतने सारे सिनारियो के अंदर कोई भी XYZ इसमें से कोई सा भी सिनारियो जिसके अंदर जो वुमन है और जो नहीं कर सकती, तो क्या उस मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो है एक क्वेश्चन है जहाँ पे टेक्निकली अभी नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि अल्टीमेट क्या है, बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सिर्फ फीमेल को देना वो कितने हद तक सही है, ये भी एक क्वेश्चन जो है अराइज होता है। तो ऊपर ये जो सर्कमस्टांस है जहाँ पे हमें लगता है कि मेल के ऊपर, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट के पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अपनी वाइफ की भी, स्पाउस की भी, और साथ के साथ बच्चे की भी। तो उस केस में क्या होना चाहिए? तो बाकी देशों में अगर इस तरीके का स्टडीज़ है, एडवांस्ड है और लॉज लाए गए, प्रोविजन लाए गए जिसके अंदर वहाँ पे दोनों को पेरेंट्स को दिया जा रहा है, तो उसके अंदर क्या बेसिस है उसका, उसको भी एग्जामिन करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर ये करते हैं तो क्या वुमेन, जो फीमेल वुमेन है, उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा, ये भी चर्चा का एक विषय है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर दोनों को दिया जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगी, और उससे बर्डन जो है फीमेल का वो कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो कुछ कुछ जो पॉइंट्स मेरे माइंड में आए हैं और जो मैंने ऊपर जो रेफरेंस दिया है उसके बारे में, उसके बाद कंक्लूड करके कुछ जो पॉइंट्स निकलते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने सेकंड क्वेश्चन रेज किया था, अगर वुमेन को क्या ज़्यादा फायदा होता है अगर उसी को चाइल्ड केयर लीव मिल रही है, और उसकी बजाय अगर दोनों के अंदर स्प्लिट कर दिया जाए, दोनों के अंदर डिवाइड कर दिया जाए, या दोनों को दे दिया जाए, तो उस केस में क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, उसके बारे में कुछ पॉइंट जो है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। By providing CCL only for women and single male government servant, an additional burden is placed on women government servant। तो women government servant को ऑब्वियसली बर्डन आएगा ही, क्योंकि अगर CCL भी उसको दे रहे हैं, ऑफिस का भी काम है, तो उसके पास एडिशनल बर्डन इसलिए क्योंकि एक तो ऑफिस से डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, बच्चे की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर होगी जो वुमेन है। तो आज के टाइम में जहाँ पे ये सिनारियो बहुत चेंज हो रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स की बहुत चेंज हो रही है, और जहाँ पे दोनों वर्किंग है वहाँ पे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लगभग। तो ऐसे सिनारियो में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही के ऊपर देना, कि एक ही को चाइल्ड केयर लीव देना, कि कितना हद तक सही है, इसके बारे में भी डिस्कशन की जरूरत है। तो वाई द प्रेजेंट रूल पोजीशन इज नॉट बेनिफिशियल टू गवर्नमेंट सर्वेंट, इसके बारे में कुछ पॉइंट जो मेरे माइंड में है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट जो CCL रूल है इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेसिव थॉट्स। तो प्रोग्रेसिव थॉट क्या है? आज हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, दोनों जेंडर्स की। तो दोनों जेंडर इक्वल है, और एक तरफ हम क्या कर रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ट्रेडिशनली होता था कि वुमेन ही बच्चे को उसकी डेवलपमेंट में, उसके रियरिंग में, उसकी बाकी चीज़ों में हेल्प करेगी, वही चलता आ रहा है। तो ये जो प्रोग्रेसिव थॉट है और डेवलपमेंट थॉट है उसके अगेंस्ट मुझे लगता है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोनों के बीच में इक्वली शेयर कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस तरीके से जो ये पोजीशन है अभी की, प्रोविज़न जो है कि सिर्फ वुमेन को मिलता है, ये इतना हेल्पफुल नहीं है, ये इतना प्रोग्रेसिव थॉट नहीं है ये। सेकंड पॉइंट जो है, अब ये जेंडर न्यूट्रल भी नहीं रहा अब, क्योंकि आप किसी एक को प्रेफरेंस दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो, तो ये जेंडर न्यूट्रल भी नहीं रहा। और दूसरा क्या, अगर जेंडर न्यूट्रल नहीं रहेगा तो इसका मतलब किसी की तरफ बाइस्ड है, और जब भी कोई चीज़, कोई प्रोविजन जो है बाइस्ड होता है तो उसे वायलेटिव भी मान सकते हैं हम आर्टिकल 14 का। तो राइट टू इक्वलिटी के जो है उसके अगेंस्ट हम मान सकते हैं। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर वुमेन्स के लिए, उसके फेवर के लिए आप कोई प्रोविज़न और उसके सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए कोई प्रोविज़न बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, तो मुझे लगता है कि ये सोशल जो अपलिफ्टमेंट है ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसकी जो पोजीशन है वो बेटर नहीं हो रही किसी तरीके से। तो ये सब चीज़ों, इन पॉइंट्स के बारे में सोचने की जरूरत है। तो इसलिए इस वजह से भी ये बेनिफिशियल नहीं है। द एम ऑफ द प्रोविजन इज टू बेटर द सिचुएशन ऑफ वुमेन गवर्नमेंट सर्वेंट। और इससे क्या है, इससे पोजीशन, अब चाहते तो हम कि वुमेन की सिचुएशन जो बेटर हो, जो वर्किंग वुमेन है गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन इससे उसकी पोजीशन मेरे व्यू में तो वीक हो रही है, क्योंकि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस की भी संभालनी है, घर की भी संभालनी है। अगर वहीं पे अगर वो जो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दी जाएगी तो एक तो ऑफिस का वर्क जो है वो भी
खराब नहीं होगा, यानी इक्वली चलता रहेगा, एक बैलेंस रहेगा ऑफिस में और घर में, क्योंकि दो लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर रहे हैं, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी और घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी। नीदर मदर नॉर फादर, द फोकस शुड बी वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो वेलफेयर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे का वेलफेयर भी ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि वुमेन के लिए फायदा हो रहा है तो वुमेन के लिए फायदा नहीं, साथ में हमें बच्चे का वेलफेयर भी देखना चाहिए कि किसके अंदर वेलफेयर है। तो जहाँ तक वेलफेयर की बात करें तो दोनों पेरेंट्स को देना वो ज़्यादा ही बेटर है। और यहाँ पे हम ये जो CCL सिर्फ फीमेल को देकर हम क्या कर रहे हैं कि एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल रहे हैं, जबकि बच्चे को कैसे बड़ा करना है, उसकी ग्रोथ कैसे होनी चाहिए, वो दोनों पेरेंट्स का कंबाइंड और ज्वाइंट डिसीजन है, जिसके अंदर वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें क्या काम आपस में डिवाइड करना है या डिसाइड करना है। अब ऐसा अगर हम किसी एक के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं तो उसका मतलब कह रहे हैं कि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे के का वेलफेयर किसके अंदर है, वो पेरेंट्स के साथ, फादर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके या मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके या दोनों इक्वली स्पेंड करके है। तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो इसलिए वो डिसीजन कि वो आपस में कैसे जो 730 डेज है कैसे अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेना चाहते हैं, ये भी मेरे हिसाब से ये ऑप्शन, अगर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, दोनों ही स्पाउस जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वहाँ पे उनके ऊपर ये एक ऑप्शन है कि छोड़ा जा सकता है। दिस क्रिएट्स अ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द चाइल्ड ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो इससे देखा जाए तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर मेल है तो उसका चिल्ड्रन जो है या उसके बच्चे जो है या उसका बच्चा जो है वो अलग तरीके से ग्रो कर रहा है, क्योंकि उस केस में अगर उसकी वाइफ प्राइवेट कंपनी में काम करती है या उसकी वाइफ काम नहीं करती है, काम नहीं करती तो मोस्ट ऑफ द केस में हो सकता है कि अगर वाइफ फीमेल जो है वो पढ़ी लिखी तो उसको पढ़ा लेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ जो है प्राइवेट में काम करती है तो उसके बच्चे पे ऑब्वियसली वो केयर नहीं मिल पाएगी जो एक, अगर ऐसी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको जो यहाँ पे गवर्नमेंट में काम कर रही है तो उसको CCL मिलेगी और वो केयर कर पाएगी। लेकिन अगर मेल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका बच्चा जो है उसको वो केयर नहीं मिल पाएगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक मेल गवर्नमेंट सर्वेंट और एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट के बच्चे के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। तो इस वजह से भी लगता है कि ये जो रूल है इसको बेटर करके दोनों पेरेंट्स के लिए करना चाहिए। CCL only for women make their situation vulnerable as many organizations see maternity period and child rearing period as obstruction or hamper to free flow of official work। CCL अगर हम सिर्फ वुमेन को देते हैं तो कई कई ऑर्गेनाइजेशन ये भी समझते हैं कि इससे जो वुमेन है उसके काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है उस पीरियड में, और इस वजह से उनको वो कम प्रेफर भी करते हैं। तो अगर इस तरीके से बैलेंस रहेगा जहाँ पे 2 साल जो है वो आपस में कंबाइंड करके दोनों हस्बैंड वाइफ, जब ये बेसिकली यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है या एक प्राइवेट में एक पब्लिक में है गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उसकी बात कर रहा हूँ। जनरली वहाँ पे क्या है वो आपस में किस तरीके से तालमेल बिठा के या किस तरीके से आपस में डिवाइड करके इसको ले सकते हैं, इसके बारे में अगर सोचा जाए तो और ज़्यादा बेटर ये हो सकता है सबके वेलफेयर के लिए। इवन गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होगा, बैलेंस अगर रहेगा तो कोई ना कोई एक अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा एक ही जो है सिर्फ जो है चला जाए छुट्टी पे। तो जब दोनों का बैलेंस रहेगा तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ऑफिस का भी जो वर्क है वो भी बैलेंस रहेगा। और अभी क्या होता है कि वुमेन को कम प्रेफर किया जाता है क्योंकि उस पीरियड के दौरान जो है वो लीव पे चली जाती हैं, तो उस वजह से ये है कि कई कई जो टास्क हैं वो दोनों इक्वली कर पाएंगे। शुड CCL बी फॉर बोथ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेल और फीमेल? तो जैसा कि मैंने बोला कि मेरे ओपिनियन में तो डेफिनेटली यस होना चाहिए, क्योंकि जो प्रोविजंस बाकी कंट्रीज में जिसका रेफरेंस हम 2 पे कमीशन से भी देख रहे हैं तो उसका रेफरेंस से कुछ हम सीखते हुए उसको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों ही। अब उसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, कुछ सजेशन जो माइंड में आए हैं उसके बारे में भी ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट, तो अभी प्रेजेंट जो प्रोविजन है वो कहता है कि 730 डेज की CCL मिलनी चाहिए। तो अगर दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनको ऑप्शन देना चाहिए कि आप अपना डिसाइड करके बता दो कि किस तरीके से आप उसको लेना चाहोगे, और वो उस तरह से अपना डिसाइड करके तो उन्हें अपना पता रहेगा कि अपने चाइल्ड को कैसे ग्रो करना है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में कैसे बैलेंस वे में शेयर करनी है। तो इससे क्या है, एक बेटर उनके अंदर भी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और दूसरा जो है गवर्नमेंट के लिए बेनिफिट ये है क्योंकि दोनों जो है बैलेंस तरीके से काम करेंगे तो गवर्नमेंट का भी एक बैलेंस्ड जो है वर्क कल्चर रहेगा या ऑफिशियल वर्क जो है बैलेंस रहेगा। वेयर ओनली हस्बैंड इज गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वाइफ इज वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी में काम कर रही तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं कि आधा 365 डेज तो कम से कम उस गवर्नमेंट सर्वेंट को दे सकते हैं।
क्योंकि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, अब प्राइवेट में, क्योंकि उसकी उस गवर्नमेंट सर्वेंट की वाइफ भी प्राइवेट में काम कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसका बच्चा भी कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ की जरूरत है। अब आप कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ये नहीं कह सकते उसके उसके बच्चे को उतने केयर की जरूरत नहीं है। तो एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि जो हाफ है कम से कम उतना तो 365 CC तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को दें, मेल गवर्नमेंट सर्वेंट को दें, ताकि वो भी अपने बच्चे की केयर कर सके। और जहाँ पे दोनों ही, एक हस्बैंड और वाइफ जो है, हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन वाइफ जो है हाउस वाइफ है, तो उस केस में जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, जहाँ पे जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि जहाँ पे वाइफ जो टर्मिनली इल है, मेंटल कोई इलनेस है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस को कंसीडर किया जाए और गवर्नमेंट उस केस में भी एटलीस्ट जो है 365 डेज का जो हाफ पीरियड CCL का उसको देना चाहिए। तो ये कुछ सजेशंस जो मेरे माइंड में आए थे और मैं डिस्कस करना चाहता था, तो इसलिए आपके साथ मैं ये शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको जो भी लगता है इस टॉपिक के बारे में, और या कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो आप फ्री है। और क्योंकि ये डिस्कशन है, सिर्फ इसके अंदर कोई कंक्लूजन नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, जैसे जैसे डिस्कशन होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट के पास ही ऐसी बातें पहुँचनी चाहिए जहाँ पे वो सोच सकें इसके बारे में। तो क्योंकि 2 पे कमीशन से हम इसको चर्चा कर रहे हैं, तो होपफुली अगर जो 8 पे कमीशन आए उसके अंदर इसके बारे में कोई अच्छी रिकमेंडेशन आए, जिससे ये सब पोजीशन और ये जो सिचुएशंस हैं कवर हो जाए, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, आप अभी के लिए ये क्या है, आप ये टॉपिक जो है जनरली एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, ये एक डिस्कशन है, तो इसको मैं अलग कैटेगरी में, अलग प्लेलिस्ट में इसको डाल दूंगा, और आप उसके अंदर से अगर चाहें तो आपको अच्छा लगे तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज भी है और दूसरा एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक भी है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।